साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, बांग्लादेश में सत्ता का दुरुपयोग लगातार जारी है और पावर का दुरुपयोग करके ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जिन पर तमाम तरीके के क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं। ताज़ा मामला ये है कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है बीएनपी, जिसकी जो लीडर हैं खालिदा जिया, जो पहले प्रधानमंत्री भी थी, उनका जो बेटा है तारिक रहमान, जो कि निर्वासन का जीवन जी रहा था लंबे समय से ब्रिटेन में, लंदन में, उसे बांग्लादेश की कोर्ट ने रिहा कर दिया है। और कोर्ट ने रिहा कर दिया तो उसके बाद ये चर्चा में आ गया है और इस रिहाई को लेकर के तमाम लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। खासकर जो अवामी लीग है और शेख हसीना के जो लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। मामला ये था, 21 अगस्त 2004 को जो बंगबंधु एवेन्यू है, वहां पर 20,000 लोगों की एक रैली को संबोधित कर रही थी शेख हसीना। और शेख हसीना जैसे ही भाषण वगैरह दे करके निकल रही थी तो वहां एक ग्रेनेड अटैक किया गया। और बताया जाता है कि ग्रेनेड अटैक करने वाला जो व्यक्ति था वो तारिक रहमान, यानी बीएनपी का जो अभी कार्यवाहक अध्यक्ष है, वो व्यक्ति था। और इसमें करीब 500 लोगों की मौत हुई थी, 24 लोगों की मौत हुई थी और 500 लोग घायल हो गए थे। और कहा जाता है कि शेख हसीना को टारगेट करके ये काम किया गया था और शेख हसीना को भी कुछ इंजरीज इसमें आई थी। तो शेख हसीना को मारने का एक तरीके से प्रयास किया गया था, ऐसी बातें उस समय सामने आई थी। और तारिक, उसके बाद जो है बांग्लादेश के कोर्ट ने निर्णय दिया, कैपिटल पनिशमेंट दिया तमाम लोगों को और तारिक रहमान को उम्र कैद की सजा दी थी। अब इसी उम्र कैद की सजा को यूनुस सरकार ने माफ कर दिया है कंप्लीटली। तो ऐसे में लोगों का सवाल ये है कि जो पुराने समय में अपराध किए गए थे, तो क्या वो पार्टी और लीडरशिप चेंज होने के बाद इसी तरीके से सबके ऊपर जो सजा है वो माफ कर दिया जाएगा? इस तरीके से सत्ता का क्या रोल रह जाएगा? और अवामी लीग ने तो क्वेश्चन मार्क लगाते हुए शेख हसीना ने ये भी कह दिया कि कंगारू कोर्ट नहीं है ये। बांग्लादेश जो है यूनुस का कंगारू कोर्ट नहीं है। बांग्लादेश के लोग फैसला करेंगे कि किसे सजा देना है और किसे सजा नहीं देना है। तो कुल मिलाकर के ये जो तनातनी है अवामी लीग, शेख हसीना और बीएनपी यानी खालिदा जिया के बीच में, थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करें। और ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू भी है कि भारत के पड़ोसी देश में जब भी रेजिम चेंज होता है, लीडरशिप चेंज होता है, तो बड़ी दिक्कतें आती हैं सामने। भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम बीएनपी की बात करें, यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तो इसके फाउंडर थे जियाउर रहमान। और जियाउर रहमान जो व्यक्ति थे, ये बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे लंबे समय से, 1960s में। और 1959 में उनका विवाह हुआ था खालिदा जिया से और बाद में ये राष्ट्रपति बने। यानी जियाउर रहमान 1977 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने और बाद में 80 के दशक में मिलिट्री जो ऑफिसर्स थे उनके द्वारा उनकी हत्या बांग्लादेश में कर दी गई। और ये वही जियाउर रहमान थे जिन्होंने सार्क के गठन का विचार दिया था। इन्हें फादर ऑफ सार्क कहा जाता है। साउथ एशिया में रीजनल कोऑपरेशन होना चाहिए। और बिग ब्रदर सिंड्रोम शब्द भी आपने सुना होगा, इस शब्द को भी जो है इन्होंने ही हवा दी थी। और भारत के जो डोमिनेंस है पड़ोसी देशों में, ऐसी चीज़ों को इन्होंने बढ़ाने की बात कही थी। तो जब इनकी मौत हो गई, असैसिनेशन हो गया, इनकी नृशंस हत्या हो गई, तो 1984 के आसपास फिर से जो खालिदा जिया हैं, इनकी पत्नी, उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को संभालना शुरू किया और अपना जो पॉलिटिकल कद है उसे बांग्लादेश में बढ़ाना शुरू किया। और धीरे धीरे देखा गया कि उन्होंने एक अच्छा माहौल अपने फेवर में बनाया और कालांतर में वो पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई बांग्लादेश की। 1991 से 1996 तक वो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने कई प्रकार के फैसले लेने शुरू किए, प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया, बांग्लादेश में किस तरीके से प्राइवेट एंटरप्राइजेस बढ़ें इस दिशा में भी काम करना शुरू किया। लेकिन ऐसा भी देखा गया कि इनके शासनकाल में जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, उसे ज़्यादा बढ़ावा मिला, क्योंकि इनकी नीतियां इस तरीके की रहीं। इस्लामिक लेवल पे जो रेडिकलाइजेशन की चीज़ें हैं उसके खिलाफ ये बहुत ज़्यादा एक्शन इन्होंने नहीं लिया। तो बहुत से ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका मन बढ़ता चला गया और वो यहाँ तक भी पहुँच गए कि
बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट करने का प्रयास करना या रिलीजियस लेवल पे लोगों को मारना पीटना, माइनॉरिटी के खिलाफ कार्रवाई करना, ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई थीं। तो बाद में जब देखा गया कि बांग्लादेश की स्थिति खराब हो रही है तो धीरे धीरे शेख हसीना यानी जो अवामी लीग की प्रमुख हैं उनके फेवर में माहौल बनना शुरू हो गया और उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज लिया और बाद में वो प्रधानमंत्री बनी। तो प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करने शुरू किए, मतलब लोकतांत्रिक स्तर पर बांग्लादेश में ढेर सारे निर्णय लेने की शुरुआत हुई और एक पीसफुल और प्रॉस्परस बांग्लादेश बनाने के लिए जितने भी निर्णय हो सकते हैं वो सब लेने शुरू हुए। तो बहुत से लोग जब एनालिसिस करते हैं कि खालिदा जिया या शेख हसीना, तो वो ये पाते हैं कि शेख हसीना एक ज़्यादा पावरफुल लीडर के रूप में उभरी और उन्होंने बांग्लादेश की स्टेबिलिटी यानी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, राजनीतिक स्थिरता, उसको बढ़ावा देने में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। उन्होंने बांग्लादेश का जो एक्सपोजर था डेवलपमेंट को लेकर के उसको बढ़ावा दिया। उन्होंने देखा कि कैसे बे ऑफ बंगाल रीजन में ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस बढ़ेगा। भारत के साथ उनकी नज़दीकी रही है तो भारत के साथ उन्होंने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करी। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ 2015 में और जो सीमा विवाद है इनके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में, उन सब का समाधान करने की कोशिश की गई। तो शेख हसीना की सरकार जब इंडिया के फेवर में काम करती है यानी प्रो इंडिया होकर के काम करती है जैसा उसने हाल के समय में किया, तो उसका जो है एक अलग प्रकार का परसेप्शन कई देशों के द्वारा, पड़ोसी देश द्वारा, चीन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, इन सब के द्वारा लिया गया। क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया दो ऐसे प्लेयर हैं साउथ एशिया में और खासकर बे ऑफ बंगाल रीजन में, अगर इनकी मित्रता बहुत मजबूत रही तो कई ताकतों को ये बहुत काउंटर करने में समर्थ हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी दोस्ती को बिगाड़ने की कोशिश की गई और ये देखा गया कि ये काम बीएनपी ही कर सकती है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कर सकती है, क्योंकि उसके अपने रेडिकल पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, उसके अपने रिलीजियस एजेंडा हैं। तो ऐसे में बीएनपी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना और यूनुस की जो सरकार थी, मोहम्मद यूनुस की सरकार, उसके माध्यम से बांग्लादेश को एक नया पॉलिटिकल लीडरशिप देने की कोशिश की गई। अभी जिस तरीके से बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान को रिहा किया गया है, तो अब ये कहा जा रहा है कि उससे ये रास्ता साफ हो गया है कि तारिक रहमान अब लंदन से इंडिया, मतलब सॉरी, बांग्लादेश पहुंच सकते हैं। और अगर कल कुछ चुनाव हुआ, जैसा कि खालिदा जिया कह रही हैं कि चुनाव होना चाहिए और चुनाव में जो है अपनी दावेदारी दर्ज कर सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, तो लीडरशिप भी संभालने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे में पूरा जो सिस्टम है वो भारत के संदर्भ में कितना अनुकूल माना जाएगा, कितना प्रतिकूल माना जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा जरूर देखा गया है कि लीडरशिप के मामले में बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो जब भी ऐसा डिसीजंस लेते हैं या जब तख्ता पलट वगैरह होता है तो भारत के हितों पर उसका जरूर असर पड़ने लगता है। और ऐसी स्थिति में भारत को डिप्लोमेटिकली अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ढेर सारे निर्णय करने होते हैं। बांग्लादेश के प्रति भारत कितना हार्श एक्शंस ले सकता है, ये सब भी देखना जरूरी है। और जिस तरीके से अभी पूरा माहौल बना हुआ है हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ, जो जाति हो रही है बांग्लादेश में, उन सबको भी हवा दी जा रही है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के द्वारा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वैसा ही कुछ काम कर रही है जैसा मालदीव में अब्दुल्ला यामीन कर रहे थे। अब्दुल्ला यामीन और मुइजू जैसे जो लीडर्स हैं वो प्रो चाइना विजन के साथ और एक इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहे थे। यानी जो लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, जो रिलीजियस टॉलरेंस है, इन सब चीज़ों को वो ज़्यादा नहीं लाइक करते थे और वही हाल जो है बीएनपी के साथ भी देखा गया है। तो ऐसे में मालदीव में भी इंडिया आउट कैंपेन हुआ और बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन हुआ जिसे बीएनपी ने ही हवा दिया था और इसमें भारत के हित फिर प्रभावित हुए। कुल मिलाकर के कहने का आशय ये है कि खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच की ये जो पावर स्ट्रगल है, ये इसने बांग्लादेश में बहुत बड़े बड़े रेडिकल चेंजेस को सामने लेकर के आई है और आने वाले समय में शायद जो एक अच्छा लीडरशिप अगर बांग्लादेश को मिले तो उसका पूरा पॉजिटिव आउटकम
बे ऑफ बंगाल रीजन को, साउथ एशिया को, इंडिया को, और ग्लोबल लेवल पे, यानी अगर इंडियन ओशन की भी बात करें तो इंडियन ओशन की सिक्योरिटी के लिए भी फिर बांग्लादेश एक अच्छा रोल प्ले कर पाएगा। और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सिविल राइट्स, सिविल सोसाइटी का की स्वतंत्रता होनी ज़रूरी है। कल्चरल राइट्स देना ज़रूरी है। मल्टी कल्चरलिज्म को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है बांग्लादेश में। ये सब चीज़ें जब बेहतर तरीके से बांग्लादेश करने की दिशा में आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव आउटकम आएगा। साथियों, आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।